हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अकाउंट इंस्टीट्यूट फॉर नर्सेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। लास्ट क्लास में जो हमने एमसीक्यू सेशन स्टार्ट किया था, उसी एमसीक्यू सेशन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छे से एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आराम से उसका ऑप्शन पढ़ के और आप उस क्वेश्चन के आंसर को टाइप करिएगा। क्लास को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें ताकि वो सारे स्टूडेंट जो नॉर्थ साइड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी सेंट्रल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन उन स्टूडेंट सभी के सॉल्व हो सके, सही हो सके। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू सेशन को, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए एक कोड आपके सामने लिखा हुआ है, अपने आप को अकाउंट से जोड़ दें, बाकी सब अकाउंट पे छोड़ दें। सही बात है कि अब नॉर्थ सेट या कोई भी सेंट्रल एग्जाम जो आपके सामने है, तब तक आप अकाउंट को अपना टाइम देके और अपनी स्टडी अकाउंट के साथ ऐड करके कंटिन्यू करें ताकि आपको बेटर से बेटर आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल सके। क्लियर है? चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी एमसीक्यू सीरीज जो सेशन है क्लास सेकेंड, उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और उसके बाद में इसका आंसर दीजिएगा कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, इन विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस क्या है, डज द मैनेजर, एक मैनेजर डिवाइड करता है पार्ट ऑफ वर्क अमंग द सबऑर्डिनेट, कि पार्ट ऑफ द वर्क जो है ये मैनेजर जो है ये डिवाइड करता है पार्ट ऑफ द वर्क अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में, अपने सबऑर्डिनेट्स के अंदर ये जो पार्ट ऑफ वर्क है इसको डिवाइड करता है मैनेजर। तो ये क्या प्रोसेस है, एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रोसेस है जिसमें मैनेजर अपने नीचे जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको सारा काम डिवाइड करता है या बताते हैं। लाइक जैसे प्रिंसिपल सर हैं, कॉलेज में जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं वो अपनी पूरी फैकल्टी को छोटा छोटा काम डिवाइड करके देते हैं कि आप ये काम करेंगे, आप इस क्लास का लिए करेंगे, इस क्लास का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, इस क्लास के अटेंडेंस देखेंगे। तो वही यहाँ पे है कि प्रोसेस वो जिसमें ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस जिसमें मैनेजर डिवाइड करता है अपने वर्क, पार्ट ऑफ द वर्क को सबऑर्डिनेट्स के अंदर, इसको क्या नाम देते हैं। चलिए सभी के आंसर आने चाहिए, सभी अपने अपने आंसर्स को टाइप करें और अपने आंसर की जो टाइपिंग स्पीड है उसको अप रखें और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लास को शेयर करें ताकि हर वो स्टूडेंट जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो ये एमसीक्यू सीरीज यहाँ पे अटेंड कर सके। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बोलता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, और चौथा ऑप्शन बोलता है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। कि ये क्या प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजेशनल क्या प्रोसेस है जिसमें अपने वर्क को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो राइट आंसर है प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पे राइट आंसर प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा, यहाँ पे राइट आंसर प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप भी नहीं होगा। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, डिलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी, और ये डिलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी जो है ये आपका राइट आंसर है। तो राइट आंसर ए है जिसमें एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को वर्क को पार्ट को क्या करता है, डिवाइड करता है। आई थिंक ये समझ में आया होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड को आराम से पढ़िएगा। इज द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग द पर्सनल विच जेल टू अकम्प्लिश ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि यहाँ पे वो प्रोसेस जो इंस्पायरिंग करती है, जो पर्सनल्स को जो इंस्पायरिंग करने वाली जो प्रोसेस है, जेल टू अकम्प्लिश ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि क्या ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, क्या ये अकाउंटेबिलिटी है, क्या ये कॉन्फिडेंशियलिटी है, क्या ये मोटिवेशन है, और फिर क्या ये ऑटोनॉमी है। तो देखिए वो इंस्पायर करने वाली जो प्रोसेस है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए,
तो ये अकाउंटेबिलिटी तो नहीं हो सकती, ये उसका कॉन्फिडेंशियलिटी भी नहीं हो सकता, ये उसकी ऑटोनॉमी भी नहीं हो सकती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे मोटिवेशन। तो मोटिवेशन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। तो राइट आंसर होगा आंसर सी। देखिए अगर आपने थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो आपने यहाँ पे पढ़ा होगा प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग, कि वो प्रोसेस जो इंस्पायर्ड करती है, मतलब मोटिवेशन जो है, जो दूसरे लोग जो है मोटिवेशन आपको मिलता है, मोटिवेट आप होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, तो ये क्या है, ये एक मोटिवेशन है। और ये प्रोसेस आपका क्वेश्चन सेकंड, जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है, हमारा राइट है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखिए, क्वेश्चन थर्ड देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द प्रोसेस बाय विच, अब क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा और इसका आंसर सभी लोगों को टाइप करना है। वो प्रोसेस जिसमें न्यू एम्प्लॉय जो अभी अभी न्यू ज्वाइनिंग है, न्यू एम्प्लॉय आर इंट्रोड्यूस टू द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझिएगा। जैसे कि आप सभी लोग एग्जाम देके नॉटसेट के थ्रू अपने एम्स में ज्वाइनिंग लेते हैं, तो जब आपको एम्स में ज्वाइनिंग मिलती है और एम्स में ज्वाइनिंग मिलने, जैसे आपने एम्स को आपने ज्वाइन किया एम्स को ज्वाइन करते ही आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अपना उस ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई यहाँ ये वार्ड है, यहाँ ये वार्ड है, यहाँ ये ओटी है, ये आपका एरिया है, ये एकेडमिक ब्लॉक आपका ये है, ये आपका एचआर है। तो ये सब क्या है, ये प्रोसेस क्या होती है, क्या ये प्रोसेस कंटिन्यू एजुकेशन है, क्या ये प्रोसेस इन सर्विस एजुकेशन है, क्या ये प्रोसेस सिमुलेशन है, या फिर ये प्रोसेस इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग है? क्या ये इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग है, सिमुलेशन है, इन सर्विस एजुकेशन है, या कंटिन्यू एजुकेशन है? हाँ जी, जल्दी जल्दी आंसर टाइप करें, क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, उसके बाद अपने आंसर को टाइप करें कि ये क्वेश्चन जो पूछा है इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए ये कंटिन्यू एजुकेशन नहीं है, ये कंटिन्यू एजुकेशन नहीं है, ना ही ये इन सर्विस एजुकेशन है, ना ही ये आपका सिमुलेशन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग, कि आप जब पहले जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कैसा है, क्या सेटअप है, कहाँ कौन से वार्ड हैं, कौन सा ओटी एरिया है, कौन सा आपका जनरल वार्ड है। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो है इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर डी। क्लियर है, राइट आंसर इज आंसर डी। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि आपको समझ में आया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना या इंट्रोड्यूस करना, एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस करवाना, ये क्या है आपका इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो लग रहा है स्क्रीन पे उसको पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन ने पूछा अमंग द फॉलोइंग विच वन रेफर्स टू विलिंगनेस टू टॉक, डिस्कस एंड टू मेक ए कॉम्प्रोमाइज इन एन एफर्ट्स टू गेट प्रपोज्ड चेंज एक्सेप्टेड। तो यहां क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, आराम से पढ़िए क्वेश्चन को। अमंग द फॉलोइंग विच वन रेफर्स टू, which one पढ़िएगा, which one refers to willingness to talk, discuss and make a compromise to an efforts to get proposed change accepted। क्वेश्चन ने बहुत ही अच्छी बात बोली है, यहां पे refers to willingness to take discuss, आप उससे डिस्कस कर रहे हैं, talk discuss to talk discuss and make a compromise, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, and efforts to get proposed change accepted, जो आपने proposed change accepted है उसके बारे में आप वहां पे efforts लगा रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज करके आप इसमें बात करके कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो ये क्या कंडीशन है, क्या ये कलेक्टिव बार्गेनिंग है, क्या ये आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, क्या ये आपका पब्लिक रिलेशन है, क्या ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या प्रोसेस है? यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, आपके जो आंसर आ रहे हैं ऑलमोस्ट सिमिलर से आ रहे हैं, सही गलत मिक्स वाले से आ रहे हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ये राइट आंसर होता है आपका, ना तो यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, ना तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में पूछ रहा है, बता रहा है, ना ही ये पब्लिक रिलेशन के बारे में बता रहा है, और ना ही ये आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बता रहे हैं। ये आपको बताता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। जब आप कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं रेफर्स टू विलिंगनेस टू डिस्कस एंड मेक ए कॉम्प्रोमाइज टू एन इफेक्ट
efforts to get proposed change accepted। क्लियर है? तो ये है आपकी कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा आंसर ए। क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर ए। आई थिंक सभी को इसका आंसर मिल गया होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन ने क्या पूछा है उसके बाद में क्वेश्चन को रिप्लाई करें। चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, यहां कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स में जो स्टेज है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स के स्टेज हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स की जो स्टेज हैं, इनमें एक पर्सन, वो पर्सन एग्रीगेशन, एपैथी और रिजिड रूल्स यहाँ पे अडहेरेंस करता है। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसमें पर्सन को एग्रीगेशन हो, एपैथी हो और रिजिड रूल्स यहाँ पे उसके बारे में बात करें तो ये अडहेरेंस लीडिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल इनइफेक्टिवनेस, कि ऑर्गेनाइजेशनल इनइफेक्टिवनेस को यहाँ पे लीड करता है। तो ये कौन सा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है? क्या ये फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट्स है? क्या ये मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स है? क्या ये लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट्स है? या क्या ये आपका प्री-रिसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट्स है? या ये कौन सा कॉन्फ्लिक्ट्स है जिसके अंदर एग्रीगेशन, एपैथी और रिजिड रूल्स यहाँ पे हैं? तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स आपका यहाँ पे है, इसका राइट आंसर यहाँ पे ना तो फ्लैट कॉन्फ्लिक्ट्स है, ना ही इसका राइट आंसर लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट्स है और ना ही इसका राइट आंसर परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। ये वो कॉन्फ्लिक्ट्स है जिसके अंदर जो पर्सन है उसमें एग्रीगेशन, एपैथी और रिजिड रूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंसर बी, जहां पे रिजिड रूल, एपैथी और एग्रीगेशन आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं द्वंद्व, कि ये करना है या ये करना है, ये लेना है या ये लेना है, ऐसा ऐसा दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, दोनों में से कौन सा लें, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स है। तो यहाँ पे यहाँ जो मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स है उसमें पर्सन में एग्रीगेशन, एपैथी और रिजिड रूल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ये आपका मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आपका राइट होगा बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं आगे। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आराम से। व्हाट इज द हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम? क्वेश्चन ओबीसी का है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम के बारे में पूछा है कि हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप वर्ड को अच्छे से समझ रहे हैं तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है आपके लिए कि हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम क्या है। हाँ, अपने अपने क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी जल्दी टाइप करें। जो क्वेश्चन का आंसर है आपको लगता है कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी यहाँ में इनमें से ये सही है तो सभी लोग टाइप करें। और मैंने बोल रखा है क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट जो नॉर्थ साइड के लिए प्रिपेयर हो रहा है वो ये जो आपका एमसीक्यू सेशन है वो अटेंड कर सके। तो देखिए यहाँ पे क्या हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम के बारे में बात करते हैं। पहला एक वर्ड आता है हाइपर एमेसिस, ये वर्ड समझिए हाइपर एमेसिस। अगर मैं इस वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करूं, मैं इस हाइपर एमेसिस को दो पार्ट में डिवाइड करूं तो एक वर्ड आता है हाइपर और दूसरा वर्ड है एमेसिस। हाइपर वर्ड का मतलब होता है ज्यादा, मतलब इंक्रीज होना, मतलब ज्यादा होना। और एमेसिस वर्ड का मतलब है वॉमिटिंग। जैसे आप बोलते हैं ना कि क्यों हाइपर हो रहे हो, आप ये तो बोलते हैं क्यों हाइपर हो रहे हो भाई, तो इसका मतलब अग्रेसिव हो गया, ज्यादा हो गया, तेज हो गया। तो यहाँ तेज क्या होता है आपका एमेसिस मतलब वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग, तेज होना, ज्यादा होना, ये क्या है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। तो क्या ये मॉर्निंग सिकनेस है, क्या ये आपका लिथार्जी है, क्या ये आपका एक्सेसिव वॉमिटिंग है, या ये आपका एक्सेसिव लूज मोशन है। तो यहाँ पे अगर बात वॉमिट की आती है तो वॉमिटिंग, यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है, एमेसिस का मतलब वॉमिटिंग और यहाँ हाइपर का मतलब ज्यादा या एक्सेसिव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ना तो ए होगा, ना ही बी होगा, ना ही इसका आंसर डी होगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज राइट आंसर। और ये आपको प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर है? चले चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां तो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन पढ़िएगा आराम से, आराम से क्वेश्चन पढ़िए। विच पोजिशन इज सुटेबल फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट?
कि अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए कौन सी पोजीशन सुटेबल है और उस पेशेंट को आप प्रोवाइड कर रहे हैं माउथ केयर। आप यहां पे परफॉर्म करते हैं माउथ केयर और क्वेश्चन ने पूछा आपको पोजीशन के लिए कि माउथ केयर में कौन सी पोजीशन देंगे और कौन से पेशेंट को। पेशेंट का नाम दिया यहां पे इसने कि अनकॉन्शियस पेशेंट। दो तरह से पेशेंट यहां पे आपको ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को, एक वो पर्सन जो कॉन्शियस है, एक वो पर्सन जो अनकॉन्शियस है। यहां अनकॉन्शियस पेशेंट के बारे में पूछा है जिसको ये पता नहीं है कि टाइम पर्सन प्लेस क्या है, कहां हम हैं, कौन से टाइम पे हैं, किससे हम बात कर रहे हैं, वो है अनकॉन्शियस पर्सन। अनकॉन्शियस पर्सन को आप माउथ केयर दे रहे हैं और माउथ केयर देते टाइम यहां रिस्क है क्लाइंट को एस्पिरेशन होने की। अनकॉन्शियस क्लाइंट को यहां रिस्क है एस्पिरेशन होने की कि क्लाइंट को आप अगर ओरल केयर दे रहे हैं जो अभी जिसको पता नहीं है, वो आपका फ्लूइड जो है उसको एस्पिरेट कर सकता है, एस्पिरेशन कर सकता है, और एस्पिरेट अगर फ्लूइड कर गया तो आपके एयरवे के अंदर प्रॉब्लम यहां पे हो सकती है। तो यहां एस्पिरेशन की रिस्क है, तो क्लाइंट को कौन सी पोजीशन देनी चाहिए जो सुटेबल हो। तो यहां क्या फाउलर पोजीशन देनी चाहिए। अगर अनकॉन्शियस पेशेंट को आपने फाउलर पोजीशन दे दी, कभी पेशेंट इधर लुढ़केगा, कभी पेशेंट इधर लुढ़केगा, तो यहां पेशेंट इस पोजीशन में मेंटेन नहीं होगा। यहां फाउलर पोजीशन पेशेंट के लिए सही नहीं है। क्या यहां पेशेंट को साइडलाइन दे दें? क्या यहाँ पेशेंट को साइडलाइन दे दें? हाँ, क्या यहाँ पेशेंट को साइडलाइन दे सकते हैं? क्या यहाँ पेशेंट को साइडलाइन पोजीशन दे सकते हैं, या पेशेंट को सुपाइन दे सकते हैं, या पेशेंट को नीचे दे सकते हैं? तो देखिए इस पेशेंट के लिए सुपाइन पोजीशन भी सही नहीं है कि पेशेंट लेटा हुआ है, ये पेशेंट आपके बेड पे लेटा हुआ है और आप पेशेंट लेटे लेटे पेशेंट को ओरल केयर दे रहे हैं। पेशेंट लेटा हुआ है, आप यहाँ पे कोई सॉल्यूशन यहाँ पे काम ले रहे हैं, क्लोरहेक्सिडिन सॉल्यूशन काम लेते हैं, क्लोरहेक्सिडिन से ओरल केयर कर रहे हैं। ओरल केयर करने के बाद में आपने देखा क्लाइंट तो सॉल्यूशन को एस्पिरेट कर रहे हैं, तो यहां सुपाइन पोजीशन भी क्लाइंट को नहीं देंगे। इसके अलावा क्लाइंट को नी चेस्ट दे सकते हैं, क्लाइंट को नी चेस्ट भी नहीं देंगे। तो यहां क्लाइंट को जो पोजीशन देते हैं वो राइट आंसर होगा आपका साइड लाइन पोजीशन, ताकि जो फ्लूइड है वो अंदर ना जाए, वो आपके ओरल कैविटी से ही बाहर आपका ड्रेन हो जाए, यहीं से बाहर एग्जिट हो जाए। तो यहां जो पोजीशन राइट होगी वो होगी साइड लाइन। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्लियर है? क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगर ये पूछ ले कि साइड लाइन में भी, अगर ये पूछ ले कि साइड लाइन पोजीशन में भी कौन सी साइड लाइन दो होती हैं, राइट साइड लाइन या लेफ्ट साइड लाइन, अगर ये पूछ ले कि साइड लाइन में भी बताओ कौन सी, राइट साइड लाइन दें या लेफ्ट साइड लाइन, तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू से पूछा हुआ है। एमसीक्यू से पूछ लिया था कि अनकॉन्शियस पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है, राइट या लेफ्ट, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, राइट साइड लाइन पोजीशन। क्लियर है? तो राइट साइड लाइन पोजीशन यहाँ पे पेशेंट को आप प्रोवाइड करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखिए क्या पूछता है क्वेश्चन आपसे। चलिए क्वेश्चन ने पूछा, मिस्टर शर्मा डेवलप्ड फीचर्स ऑफ डिप्रेशन। शर्मा जी हैं, शर्मा जी की जो वाइफ है वो उनको छोड़ के चली गई। शर्मा जी ने कुछ गलतियां कर दी, अब शर्मा जी हैं, गलतियां कर दी, शर्म आती नहीं है, शर्मा जी हैं, शर्म किस बात की। तो यहाँ पे शर्मा जी जो हैं, इन शर्मा जी को इनकी जो वाइफ है ये छोड़ के चले गए हैं। शर्मा जी को यहाँ पे फीचर डेवलप होते हैं डिप्रेशन के। शर्मा जी को डिप्रेशन जैसे फीचर्स डेवलप होते हैं कब, आफ्टर डाइवोर्स। डाइवोर्स होने के बाद शर्मा जी को ऐसे फीचर्स डेवलप होते हैं। तो शर्मा जी को पहले क्यों नहीं हुआ फीचर डेवलप, क्योंकि पहले डाइवोर्स नहीं हुआ। पहले डाइवोर्स ही नहीं हुआ तो फीचर कहां से डेवलप होते भाई, पहले डाइवोर्स नहीं हुआ। अब डाइवोर्स हो गया, उसके बाद में डिप्रेशन वाले फीचर्स आने लगे, क्योंकि शर्मा जी अब अकेले हैं। शर्मा जी अब अकेले हैं, तो अकेले शर्मा जी हैं, अब यहाँ पे डिप्रेशन डेवलप होता है। शर्मा जी की बॉडी पे अगर डिप्रेशन डेवलप हो रहा है तो ये कौन सा फैक्टर है, किस फैक्टर की वजह से डिप्रेशन डेवलप होता है? क्या ये पर्सिपिटेटिंग फैक्टर है, क्या ये प्रीपेटिंग फैक्टर है, क्या ये आपका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, और क्या ये आपका पर्सनैलिटी फैक्टर है? सभी को आंसर टाइप करना है, सभी को आंसर टाइप करना है। ये मत सोचना कि सर हम आंसर टाइप कर देंगे तो हमारा डाइवोर्स हो जाएगा, क्या नहीं, आपका डाइवोर्स नहीं होगा। बस आप आंसर टाइप करें, आराम से आंसर टाइप करें, सोचें समझे और क्वेश्चन का आंसर दें कि यहाँ डाइवोर्स होने के बाद डिप्रेशन जैसे यहाँ पे फैक्टर्स फीचर्स डेवलप हो रहे हैं, तो ये कौन सा फैक्टर है? तो यहाँ पे ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, ये प्रीपेटिटिंग फैक्टर है, ये प्रीडिस्पोजिंग है या पर्सनैलिटी है? तो ना ही तो ये प्रीपेटिटिंग फैक्टर है,
ना ही आपका प्रीडिस्पोजिंग है और ना ही आपका पर्सनैलिटी फैक्टर है। ये फैक्टर जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पर्सिपिटेटिंग फैक्टर। पर्सिपिटेटिंग फैक्टर वो फैक्टर हैं जो आपकी लाइफ के फैक्टर हैं, उनकी वजह से आपको ऐसा डिप्रेशन डेवलप हो रहा है, या ऐसे सोशल फैक्टर जो आपको यहाँ पे डिप्रेस वाले फीचर्स डेवलप करते हैं, दैट इज पर्सिपिटेटिंग फैक्टर। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन राइट आंसर होगा दैट इज ए, और राइट आंसर है पर्सिपिटेटिंग फैक्टर, यहाँ पे सही। क्लियर है? तो शर्मा जी अब ऐसी गलतियां नहीं करेंगे क्योंकि उनको डिप्रेशन डेवलप हो गया। एक बार डिप्रेशन हो गया तो फिर तो आपको शादी नहीं करेगा, गलतियां कहां से होंगी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा, इजी लग रहा होगा क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा। ए बेबी हुज बर्थ वेट इज 3 kg, एक बच्चा है जिसका बर्थ वेट 3 kg का है, 3 किलो का बेबी है, और यहां पूछा हैज रिक्वायर्ड वेट ऑफ एज 4 ईयर, कि जब बच्चा 4 साल का होता है तो कितना वेट रिक्वायर्ड होना चाहिए। चलिए देखिए, हमें पता है कि एट बर्थ पे जो बेबी का वेट है वो कितना है, 3 kg है, और हमें ये भी पता है कि 5 to 6 मंथ में ये वेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ये वेट क्या हो जाता है, डबल। हमें ये भी पता है कि 1 ईयर में ये वेट क्या हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। 1 ईयर में ये वेट क्या हो जाता है, ट्रिपल। हमें ये भी पता है कि 2 ईयर में ये वेट क्या हो जाता है, आपका क्वाड्रिपल, मतलब 4 टाइम बढ़ जाता है। 2 ईयर के अंदर आपका 4 टाइम बढ़ जाता है। हमें ये भी पता है कि ये वेट 3 ईयर के अंदर 4 टाइम बढ़ जाता है, मतलब ये 4 गुना हो जाता है। ये आपका 5 गुना हो जाएगा 3 ईयर के अंदर, 4 गुना यहाँ पे हो गया, 5 गुना हो जाएगा। अब 4 ईयर की बात करते हैं तो 4 ईयर के अंदर इससे ज्यादा वेट होगा, हाँ या ना, इससे ज्यादा वेट होगा, यस और नो, यस और नो, इससे ज्यादा ही होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर बर्थ वेट 3 किलो है, जन्म से बेबी का बर्थ वेट 3 kg है, तो बेबी अगर 3 साल का होता है तो उसका बर्थ वेट 5 गुना बढ़ जाता है। अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो राइट आंसर कितना होता है, 15। कितना आता है, बेबी का वेट 3 साल में कितना होगा, 15 किलो का होगा, यस और नो, 15 kg होगा। बट यहाँ पूछा 4 साल में कितना होता है, तो ऑब्वियसली बात है 4 में 15 से ज्यादा ही होगा, 4 साल में 15 से ज्यादा ही होगा। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है 6 kg, ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो कब होता है, ये तो होता है आपका 5 to 6 मंथ, डबल कब होता है, 5 to 6 मंथ, ये तो डबल हो रहा है, ये तो यहाँ आंसर नहीं होगा। 12 kg कब होता है, देखिए आपका 12 kg कब होता है, 4 से 12, तो ये 2 साल में होता है, ये भी यहाँ नहीं होगा, ये भी आंसर गलत। 14 kg मतलब अराउंड 15 कब होता है, 3 साल में, अराउंड 15 कब होता है, 3 साल में, तो ये भी आंसर गलत। क्यों, क्योंकि पूछा क्या है, 4 साल में, और 4 साल में कितना होता है, मोर देन 50, तो राइट आंसर क्या होगा, आंसर डी। तो आंसर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, आंसर डी आपका बिल्कुल सही, राइट आंसर दैट इज 4 ईयर। अगर पूछे तो ये होगा अबाउ द 16 kg। तो यहाँ पे जो वेट है मोर देन 15 आपका होता है, और ये मोर देन 15 का ऑप्शन 1 है, 16 kg। क्लियर है? तो ये समझ में आया होगा कि बर्थ वेट एट द बर्थ यहाँ पे डबल कब होगा, ट्रिपल कब होगा, क्वाड्रिपल कब होगा, 5 टाइम कब होगा। नेक्स्ट पूछा है 4 साल में, तो 5 बार होता है, उससे डबल यहाँ पे ज्यादा होता है 4 साल के अंदर, और एक ऑप्शन आपका 16 kg। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़िएगा आराम से, क्वेश्चन पढ़िएगा आराम से। Which anti-tuberculosis drugs cause poor vision and difficulty in the color perception? 2 इंपोर्टेंट वर्ड हैं, पुअर विजन और डिफिकल्टी है कलर परसेप्शन में। पुअर विजन है, कलर परसेप्शन में डिफिकल्टी है, और कौन सी ड्रग्स के बारे में पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स, जो आप टीबी के अंदर लेते हैं, जो आप टीबी के अंदर लेते हैं, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स आप लेते हैं, उनके बारे में पूछा है। और विजन और अगर कलर की बात करें, विजन और कलर की बात करें तो ये काम किसका है, हमारी आंखों का, ये काम किसका है, हमारी आई का है। तो आई जिससे हम देख सकते हैं, जिससे हम कलर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको पता है ये व्हाइट क्वेश्चन व्हाइट कलर में लिखा हुआ है, आंसर जो लिखेंगे वो रेड में लिखेंगे। तो ये कौन देख रहा है, आपकी आंखें देख रही है ना, आपकी आंखें मुझे देख रही है, और आपकी आंखें जब ये बोर्ड ब्लर हो जाता है तब भी देखती हैं। तो आप क्या बोलते हो, आप यही बोलते हो कि सर ब्लर दिखाई दे रहा है, सर धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। तो पेशेंट भी यही बात बोल रहा है, पेशेंट भी यही बोल रहा है कि सर सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है, सब धुंधला धुंधला लागे, बस तुझ पे ही फोकस है, आपको ब्लर दिखाई देता है, फिर भी आप यही ध्यान देते हैं, क्योंकि फोकस कहां पे, यहां पे।
तो सही बात है, सब कुछ धुंधला धुंधला लागे, बस तुझ पे ही फोकस है, तो इस क्वेश्चन पे ही फोकस करके आप बैठे हो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो एटीटी के बारे में मैंने आपको 5 अल्फाबेट बताए थे, आपको याद रखना है HRZES। और क्वेश्चन ने पूछा कि कौन सी ड्रग्स का साइड इफेक्ट यहां होगा जिससे विजन में प्रॉब्लम आती है, कलर में प्रॉब्लम आती है। तो याद रखिए आई टू आई कॉन्टैक्ट, E फॉर इथाम्ब्यूटॉल और E फॉर आई डैमेज, E फॉर इथाम्ब्यूटॉल और E फॉर आई डैमेज, यही वो ड्रग्स है जिससे आपको सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है। क्लियर है। तो यहाँ ना तो आपका रिफाम्पिसिन होगा, ना ही आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन होगा, ना ही यहाँ पे आपका पायरेज़ामाइड होगा। यहाँ राइट आंसर क्या होगा, इथाम्ब्यूटॉल, दैट इज राइट आंसर। आंसर इज सी। ये बात समझ में आई क्या? आंसर इज सी, राइट आंसर आपका क्या होगा, इथाम्ब्यूटॉल। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। द एक्ट ऑफ रबिंग एन ऑयल into the skin to produce a local effect is known as, कि यहां पे आपने रबिंग किया है ऑयल को स्किन के ऊपर ऑयल को आपने क्या किया, रब किया है, रबिंग किया है। क्यों किया है? ताकि वहां पे उसका लोकल इफेक्ट आपको मिल सके। इसको क्या नाम देते हैं? इसको क्या इंजेक्शन बोलते हैं? अरे क्या इंजेक्शन को आप ऐसे रब करते हो क्या? है इंजेक्शन को आप कभी ऐसे रब करते हो? नहीं सर, हम रब नहीं करते, हम ऐसे रब करते हुए उसको इंसर्ट ही कर देते हैं। तो यहाँ इंजेक्शन तो आपका आंसर नहीं होगा। इंजेक्शन तो यहाँ पे क्या है, गलत आंसर है। तो यहाँ राइट आंसर इंजेक्शन तो नहीं है। क्या यहाँ पे आप इनहेल कर रहे हो? इनहेल का मतलब है जो आप एयरवे से आपके लंग्स के अंदर लेके जाते हैं, वो मेडिसिन जिनको आप नाम देते हैं इनहेलेशन मेडिसिन, जिनको आप डायरेक्टली एयर के साथ में अंदर लेते हैं। तो इनहेलेशन यहाँ पे नहीं होगा। इनहेलेशन लंग्स के लिए काम में लेते हैं, तो यहाँ स्किन के ऊपर इनहेलेशन नहीं होगा। क्या यहाँ पे आप इन्फ्यूज कर रहे हो? इन्फ्यूज भी यहाँ आंसर नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्यूज करने का मतलब है आप यहाँ पे अपनी वेसल्स में फ्लूइड को इंसर्ट कर रहे हो, या आप अपनी वेसल्स में जो मेडिसिन है उसको इंसर्ट कर रहे हो। तो आप इन्फ्यूजन पंप से इन्फ्यूज कर रहे हैं, लगातार धीरे धीरे आपकी जो मेडिसिन है, जो फ्लूइड है, वो आपकी वेसल्स में जा रहा है। तो इन्फ्यूजन इसका आंसर नहीं होगा। तो यहां पूछा रबिंग ऑफ द ऑयल स्किन के ऊपर ऑयल को रब करना, और ये होता है इनक्शन। तो इनक्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। इनक्शन का जो आपका यहाँ पे मतलब है वो है आप जब ऑयल को स्किन पे रब करते हैं ऐसे, उसका लोकल इफेक्ट लेने के लिए, दैट इज इनक्शन। तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो यहाँ इंजेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे इनहेलेशन नहीं होगा, यहाँ पे इन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे होगा, इनक्शन आपका राइट आंसर है। क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन के सेशन के आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। बहुत ही जल्द बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, और अब वो दिन दूर नहीं है जहां पे हम एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। वहां उस क्वेश्चन के बारे में इतना पढ़ेंगे कि उसमें और आने वाले 4-5 क्वेश्चन को एक साथ लपेट लेंगे। क्लियर है। बट क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बहुत लोग जो हैं वो जुड़ सकें और एमसीक्यू सेशन को उनका बेनिफिट उनको मिल सके। क्लियर है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्लास कैसी लगी, और क्लास को लाइक जरूर करिए। थैंक यू क्लास।